नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका इलेक्शन प्रोफेसर प्रदीप भंडारी, जो हर रात 10 बजे आपको बताता है कि देश के 2024 के चुनाव में क्या मुद्दे जो आपको जानने हैं, और चुनाव समझने में 400 लोकसभा, 1 लाख किलोमीटर और 25 स्टेट ट्रैवल करने के बाद आपके सामने जो जमीनी हकीकत रखता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे व्यस्त नेताओं में से एक है। इनफैक्ट सबसे बिजी नेता है और सबसे बड़े नेता है। प्रधानमंत्री के तो काफी काम होते हैं, ऊपर से देश में चुनाव है। अपनी पार्टी का भी दोस्तों सारा लोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही है। अब की बार 400 पार का टारगेट प्रधानमंत्री ने अपने लिए रखा है। सुबह शाम देश के कोने कोने में देश की सेवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं और देश भर में रैलीज भी कर रहे हैं। दोस्तों, इतने व्यस्त कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने हेक्टिक शेड्यूल में देश के टॉप 7 ऑनलाइन गेमर से मिलने का टाइम कैसे निकाला दोस्तों, ये मैं आज आपको समझाने वाला हूं। पर इसके पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां रैलीज किए थे दोस्तों, ये जानना जरूरी है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर आप देखेंगे कि उधमपुर में, जम्मू एंड कश्मीर में रैली करी है, राजस्थान के अंदर रैली करी, ये 2 जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी कोयम्बटूर में मौजूद थे, जहां बीजेपी के प्रेसिडेंट अन्नामलाई लड़ रहे हैं। इसके बाद में तिरुनेल्वेली में भी राहुल गांधी मौजूद थे। अमित शाह की बात की जाएगा तो अमित शाह मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद थे दोस्तों, और मुदेरू में तमिलनाडु के अंदर मौजूद थे होम मिनिस्टर अमित शाह। तो यूपी और तमिलनाडु को कवर किया है। जेपी नड्डा की बात की जाए तो जेपी नड्डा जो है महाराष्ट्र के गोंदिया में मौजूद थे दोस्तों। उसके साथ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद थे, जिस बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है, और गया बिहार के अंदर मौजूद थे। तो 3 स्टेट्स को उन्होंने कवर किया, और अखिलेश यादव पीलीभीत में मौजूद थे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये बड़े बड़े नेता है जिन्होंने यहाँ पे रैलीज करी है दोस्तों, जिस वक्त मैं आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पे मैंने दिखाया है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं दोस्तों, और दोस्तों ये रैलीज के अंदर बड़ी बात क्या की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है मुगलिया माइंडसेट के ऊपर हमला किया है। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है गुंडों की गर्मी खत्म हो गई है। सुनिए। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। लेकिन ये लोग नहीं जानते, जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। वो केवल इधर उधर की बातें करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे बिहार के लोगों की तरक्की हो सके। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों लोग, इनको निमंत्रण भेजा गया 22 जनवरी का, वो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित भी नहीं हुए, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है। या उन्हीं संस्थाओं को से डरा करके, और अब तो पुलिस को आगे कर करके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। कई साथी जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उन्होंने कहा कि हम शरीर से तो जा रहे हैं, लेकिन हम आत्मा से और अंदर से आपके साथ हैं। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक भाई को भाई से बांटा। तुम नदी के इस पार का कैंडिडेट है कि नदी के इस पार का कैंडिडेट है, हमारे बिरादरी का है कि किसी और बिरादरी का है, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। 2 or 3 large industrialists, none of them from Tamil Nadu, get all the contracts, all the benefits. Every single industry is being handed over to them. लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में कांग्रेस ने सरकार चलाई है। आपने देखा होगा कि जब जब इनकी सरकार रही है, तब तक बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। कभी जीप घोटाला हुआ है, कभी बोफोर्स घोटाला हुआ है, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ है, कभी रक्षा सौदों में घोटाला हुआ है, बराबर घोटाले हुए हैं।
दोस्तों आज का चुनावी टेम्परेचर भी आपको बता देता हूं। दोस्तों ये चुनावी टेम्परेचर जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कौन से नेता ने किस मुद्दे की बात की, जिस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूं किन मुद्दों पे जिक्र। तो अगर देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि किन मुद्दों की बात की, उन्होंने मुगलिया माइंडसेट की बात करी, उन्होंने तुष्टीकरण की बात करी है, और उन्होंने कहा आर्टिकल 370 हटाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। वहीं इंडिया अलायंस से राहुल गांधी ने बोला है सीए एनआरसी के बारे में बात की और लोकतंत्र खत्म होने की बात करी है। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस राष्ट्रवाद और सनातन के ऊपर है दोस्तों, और यही राहुल गांधी का यहाँ पे फोकस है सीए एनआरसी और क्या देश में लोकतंत्र खत्म हुआ है, इसके ऊपर राहुल गांधी का फोकस है। दोस्तों आज यूपी में योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम यूपी के अंदर वहां पे कहा है कि भाई दंगाइयों को बहुत बड़ी वार्निंग दी है दोस्तों, और ये वार्निंग बड़ी वाली है कि दंगे जो करेगा उसको जो है योगी आदित्यनाथ कभी छोड़ने नहीं वाले। ये बड़ी दंगाइयों को वार्निंग दी, जरा दोस्तों सुनिए। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। वही तेवर, वही अंदाज, कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, जिसे 7 साल से उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। पश्चिमी यूपी में पहले चरण के चुनाव से ठीक 7 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर की सरजमी से दंगाइयों को एक बार फिर से वार्निंग दी। कहा दंगा करोगे तो उल्टा लटका दिए जाओगे। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था, उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। आखिर योगी आदित्यनाथ की दंगाइयों को दी गई चेतावनी के मायने क्या हैं? तो उसका जवाब पश्चिमी यूपी का दंगों भरा इतिहास बताने के लिए काफी है। डर के आगे लोग पोलिंग बूथ तक नहीं जाते थे, पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे। योगी दावा कर रहे थे कि आज यूपी में माहौल भय मुक्त है और भय, गुंडागर्दी और आतंक से भरे पश्चिमी यूपी के इतिहास से वो मुक्ति दिलाने के लिए आज भी प्रतिबद्ध हैं। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था, और बहनों और भाइयों उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए वहां। इस दरमियान योगी आदित्यनाथ के निशाने पर पुरानी सरकारें भी रही। योगी ये बताना नहीं भूले कि पहले की सरकारों में पश्चिमी यूपी में कैसी अशांति फैली रहती थी, तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। ये बयान एक नितांत गैर जिम्मेदाराना बयान है जो शायद जोश में आकर के दे दिया गया है मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए। भारत में कानून का राज है, संविधान का राज है। 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर 2024 का आने वाला लोकसभा चुनाव, बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी हमेशा से तुरुप का इक्का रहा है। लेकिन इसे तुरुप का इक्का बनाने के लिए बीजेपी को हर बार भारी मशक्कत भी करनी पड़ी है, अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी है, और इस बार भी मशक्कत बड़ी करनी होगी क्योंकि इस बार मिशन भी कंप्लीट 80 का है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी में आकर ये बताना चाह रहे थे कि दंगे से बचना है तो बीजेपी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों इसका चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से सही हो चुका है। इसका क्या संदेश है? ये संदेश बड़ा है दोस्तों। समझिए ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ब्रांडिंग ये दंगाइयों के साथ करने की कोशिश कर रहे योगी आदित्यनाथ जी। दूसरा है कि बीजेपी की जीत से ही यूपी जो है भयमुक्त होगा, तो लॉ एंड ऑर्डर का प्लान योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, और अपराध पर जीरो टॉलरेंस का संदेश है। तो मोदी योगी जो है उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा कॉम्बिनेशन है, और महिला वोट जो 50% वोट है उसको साधने की कोशिश की गई है दोस्तों। तो ये इसके पीछे का पूरा लॉजिक है, और साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर करने के लिए। इसके लिए महिला वोट एक तरफा बीजेपी को जाना जरूरी है दोस्तों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं आपको समझा चुका हूं कि कैसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर से भी टॉप इन्फ्लुएंसर से कैसे मिले, ये मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूं दोस्तों। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये दोस्तों गेमिंग के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनसे कल प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। अब इसके पीछे की पीएम की रणनीति क्या है, यह समझने की जरूरत है दोस्तों। 7 नए दोस्तों को प्रधानमंत्री ने अपने घर पे बुलाया और ऑनलाइन गेम खेला। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके 7 दोस्तों ने क्या गेम खेला, ये देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे अगर आप देखेंगे कि सबके सब जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिल रहे हैं, ये सब टॉप गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये काफी शॉक्ड है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देश के सबसे प्रसिद्ध नेता, विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता, उनके साथ इस तरीके से गेम खेल रहे हैं। इससे वो ऑनलाइन गेमिंग को भी बढ़ाना चाह रहे हैं दोस्तों। पर एक बड़ा मैसेज यूथ को दिया गया है और यूथ की थिंकिंग को समझने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पे की है। इनमें से एक व्यक्ति से जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में आपने गेमिंग करके कैसा लगा, तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी मम्मी को जाके बताऊंगा कि देखो मैंने पीएम के साथ गेम खेला। दोस्तों, पीएम कुछ भी करते हैं दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ भी करते हैं, उसके पीछे की स्ट्रैटेजी रहती है। अगर आप याद होगा कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंटेंट क्रिएटर्स को जो है अवार्ड दिए थे। ये कंटेंट क्रिएटर्स की लगभग इनकी फॉलोइंग सबकी मिला के 15 करोड़ से ज्यादा है और वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं सबसे खुद की उनकी भाषा में, मतलब कूल भाषा में उनसे बात किया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से एक फर्स्ट टाइम वोटर्स और यूथ के प्रति अपील दी थी। दोस्तों, याद होगा कि कुछ समय पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी हैंडल्स का काफी प्रखर रूप से यूज कर रही थी, बीजेपी भी कर रही थी। पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्फ्लुएंसर इन चीफ भी कहा जाता है। इस देश के अंदर 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स है जो इन कंटेंट क्रिएटर्स जो है इनके कंटेंट को, भले वो फिटनेस हो गया, हेल्थ हो गया, इन सब पे फॉलो करते हैं। और इसके पीछे क्या, इससे पूरा का पूरा यूथ में कूल फैक्टर के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छाप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए एक्सक्लूसिव 24 से सरकार की रिपोर्ट। देश में चुनावी माहौल है। गांव-गांव, शहर-शहर रैलियों का शोर है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना प्रचार करने में जुटी हैं, मगर सिर्फ रैलियों में जुटी इन हजारों लाखों की भीड़ के भरोसे ही चुनाव नहीं लड़े जाते। 21वीं सदी में चुनावी जंग सोशल मीडिया के दम पर भी लड़े जा रहे हैं, जो हमेशा आपके साथ रहने वाले मोबाइल फोन में मौजूद हैं। खासकर पिछले 1 दशक से सोशल मीडिया चुनाव प्रचार का सबसे दमदार हथियार बन चुका है और ये बात नए जमाने के साथ ताल से ताल मिलाकर चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं। तभी तो पीएम मोदी 2024 के चुनाव में सोशल मीडिया को गेम चेंजर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के टॉप ऑनलाइन गेम क्रिएटर्स के साथ एक खास मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने उनसे न सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग की बारीकियों के बारे में बात की, बल्कि VR हेडसेट पहनकर कई गेम पर हाथ भी आजमाया। अब इस मीटिंग का मकसद समझिए। दरअसल देश का ज्यादातर युवा ऑनलाइन गेमिंग से काफी जुड़ा हुआ है। साथ ही चुनाव में युवाओं की बड़ी भागीदारी होती है और बीजेपी का मकसद उसी युवा वर्ग को अपनी तरफ खींचने का है जो सोशल मीडिया से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी हाल ही में देश के टॉप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मिले थे और उनमें से 20 लोगों को सम्मानित भी किया था। आपको बता दें कि इन 20 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के करीब 70 लाख फॉलोअर हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इन फॉलोअर्स का बड़ा हिस्सा उनकी पार्टी का वोट बैंक बढ़ाएगा। हालांकि पीएम मोदी ने साफ तौर से कहा था कि इस मुलाकात को चुनावी चश्मे से न देखें, मगर माना जा रहा है कि चुनाव के ठीक पहले सोशल मीडिया के सितारों से पीएम मोदी की यह मुलाकात बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। साथियों, अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सभी के सभी इन्फ्लुएंसर से मुलाकात करी है। अब पीएम ने बोला है कि उनका कोई इसका इलेक्शन का फोकस नहीं है, पर ध्यान से देखिए दोस्तों बीजेपी की नजर जो है देश के फर्स्ट टाइम वोटर्स पे, युवा वोटर्स पे है और इन सभी इन्फ्लुएंसर्स का उसमें काफी बड़ा रोल है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 90% से ज्यादा वोट जो है युवा इन्फ्लुएंसर्स का उनको मिले, मतलब फर्स्ट टाइम वोटर्स का उनको मिले। देश में 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स है 2024 में। 2014 और 19 दोनों के अंदर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी ये वोट मिला था। 2019 के अंदर 1.5 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स थे और 2014 के अंदर जो है 2.3 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। मतलब अभी 2024 में 2019 से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और 14 से कम फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं दोस्तों। तो
एसेंस क्या है? एसेंस यही है कि ये इन्फ्लुएंसर्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कूल हैं, उनकी लैंग्वेज समझते हैं और इनसे उनके दिल से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी कल सुबह 9:30 बजे गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी उनका पूरा का पूरा जो इंटरेक्शन है वो टेलीकास्ट होगा। दोस्तों, अब मैं साउथ के ऊपर बढ़ना चाहता हूं। साउथ के ऊपर इसीलिए बढ़ना चाहता हूं दोस्तों क्योंकि शशि थरूर का मानना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी साउथ के अंदर अच्छा नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सेसिव फोकस है 120 सीटों के ऊपर, क्योंकि बीजेपी को अच्छी तरीके से पता है कि अगर उसको 400 पार के आंकड़े के करीब पहुंचना है, उसको टच करना है, तो साउथ मतलब दक्षिण के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। दोस्तों, ये आप समझने की कोशिश करिए कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी फोकस कर रही है दोस्तों तमिलनाडु और तेलंगाना के अंदर। तमिलनाडु और तेलंगाना के अंदर बीजेपी जो है इस वक्त ग्रोथ करने की कोशिश करी। कर्नाटका में वो हिस्टोरिकली स्ट्रांग रही है। दक्षिण की स्थिति को समझने की जरूरत है और मैं आपका इलेक्शन प्रोफेसर आपको ये दक्षिण की स्थिति बड़े इससे समझाऊंगा। भाई शशि थरूर का कहना है कि दक्षिण में बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो दुष्प्रचार है, नहीं चलेगा। उत्तर का एजेंडा दक्षिण में नहीं चलेगा, तो उत्तर वर्सेस दक्षिण की डिवाइड वापस से करने की कोशिश कर रहे हैं। पर फैक्ट्स क्या कहते हैं दोस्तों? ये फैक्ट्स को ढूंढने की जरूरत है और ये मैं फैक्ट्स को बताऊंगा। ये कह रहे हैं हिंदी हिंदुत्व हिंदुस्तान की जो सोच है वो एक खतरा है, तो ये कह रहे हैं सर दक्षिण में नहीं चलेगा। अब ऐसी सच्चाई है कि नहीं है ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि दक्षिण के अंदर क्या स्थिति है, क्या वोट शेयर है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो ये आप समझिए कि दक्षिण के अंदर क्या होने वाला है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि दक्षिण में इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब दक्षिण के अंदर पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो सीट्स हैं वो लगभग बराबर के अराउंड ही थी और इस बार बीजेपी का हैवी फोकस तमिलनाडु के अंदर है। आंध्र प्रदेश में उन्होंने अलायंस किया है, केरला के अंदर वो फोकस की जा रही। तो बीजेपी इस बार कोशिश कर रही कि कांग्रेस से ज्यादा सीटें दक्षिण के अंदर लेके आए और इसीलिए मैं आपके चुनावी प्रोफेसर का विश्लेषण इस वक्त आप जो है अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। विश्लेषण साफ है कि बीजेपी का जो टारगेट है, जो मैं कह रहा हूं कि 1.85 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स का टारगेट है, उसके मेजॉरिटी वोट्स वो लेना चाहती है और इसी से बीजेपी जो है वो अपने नए वोटर्स के अंदर अपनी अपील को एस्टैब्लिश करेगी जो आइडियोलॉजिकल वैचारिक वोटर्स नहीं है। और आपका इलेक्शन प्रोफेसर आपको होमवर्क दिए बगैर नहीं छोड़ सकता। आपका होमवर्क बहुत सिंपल है कि 2019 के चुनाव के अंदर दक्षिण में बीजेपी की कितनी सीटें थी, ये आप गूगल करके भी पता कर सकते हैं। #24 की सरकार 8588805811 पे आप बता सकते हैं दोस्तों। 8588805811 पे आप बता सकते हैं दोस्तों। आज का अगर एक लाइन में निष्कर्ष में आपको कहूं तो आप ये ध्यान देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपनी मैसेजिंग की स्टाइल को चेंज करते हैं अपनी ऑडियंस और अपने वोटर्स के हिसाब से। उधमपुर में अलग तरीके से बात करेंगे, गेमर्स से अलग तरीके से बात करेंगे, शायद तभी उनका हर वर्ग में वोट शेयर बढ़ता जा रहा है। आपके इलेक्शन प्रोफेसर प्रदीप भंडारी के साथ ये फर्स्ट टाइम वोटर्स वाला एनालिसिस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Z News.